नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम प्रियदर्शिनी मट्टू के उस 14 साल लंबे कानूनी संघर्ष पर गहराई से बात करेंगे। ये एक ऐसा केस था जिसने हमारे पूरे सिस्टम की गहरी खामियों को उजागर करके रख दिया और भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को हमेशा के लिए बदल दिया। शुरुआत करते हैं 1999 के एक ट्रायल जज के इस बेहद चौंकाने वाले बयान से। उन्होंने कहा था, हालांकि मुझे पता है कि उसने अपराध किया है, फिर भी संदेह का लाभ देते हुए मैं उसे बरी करता हूं। सच में, ये बयान इस पूरी दुखद कहानी के तनाव को एकदम सटीक तरीके से सामने रख देता है। अनदेखी की गई चेतावनियां, एक बेहद खराब जांच और अंततः जवाबदेही तय करने की एक थका देने वाली लंबी लड़ाई। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, स्टॉकिंग और वो अपराध। दूसरा, ट्रायल कोर्ट का एक हैरान करने वाला फैसला। तीसरा, हाई कोर्ट द्वारा उस फैसले को पलटना। चौथा, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय। और पांचवां, स्टॉकिंग कानूनों पर इस केस की विरासत। तो शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, द स्टॉकिंग एंड द क्राइम। ये टाइमलाइन उस खौफनाक घटनाक्रम को दिखाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून की 25 वर्षीय छात्रा थीं प्रियदर्शिनी मट्टू। उन्होंने अपने ही सीनियर संतोष कुमार सिंह के खिलाफ बार बार पुलिस शिकायतें दर्ज की, लेकिन ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि वो शिकायतें भी उसे रोक नहीं पाईं। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि प्रियदर्शिनी ने सिर्फ शिकायतें ही नहीं की थीं, बाकायदा एफआईआर दर्ज कराई थी और उन्हें एक पर्सनल सुरक्षा गार्ड भी मिल गया था। लेकिन संतोष, जो कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का बेटा था, उसने अपने रसूख का जमकर इस्तेमाल किया। उसने न केवल अपना उत्पीड़न जारी रखा बल्कि विश्वविद्यालय में झूठी शिकायतें करके प्रियदर्शिनी का रिजल्ट रुकवाने जैसी बेहद घटिया और प्रतिशोधात्मक हरकतें भी की। और फिर आता है 23 जनवरी 1996 का वो मनहूस दिन, जब प्रियदर्शिनी का बॉडीगार्ड ड्यूटी पर देर से पहुंचा और परिवार का रसोइया भी घर से बाहर था। तब संतोष उनके वसंत कुंज वाले घर में घुस गया और वहां उसने हीटर के तार से गला घोंटकर उनकी बेहद ही क्रूरता से हत्या कर दी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, और शॉकिंग ट्रायल कोर्ट एक्विटल। इस हिस्से में जो हुआ उसने सच में पूरे देश को सन्न करके रख दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली तो उन्होंने अदालत के सामने बहुत ही ठोस सबूत पेश किए। डीएनए टेस्ट के नतीजे, जो यौन हमले की पुष्टि कर रहे थे, शरीर पर 19 चोटों के निशान, खून से सना हुआ एक टूटा हुआ हेलमेट वाइजर, और यहां तक कि ऐसे कई चश्मदीद गवाह भी थे जिन्होंने संतोष को घटनास्थल पर देखा था। लेकिन जरा सोचिए, सबूतों के इस विशाल पहाड़ के बावजूद ट्रायल कोर्ट ने दिसंबर 1999 में संतोष कुमार सिंह को बरी कर दिया। एक ऐसा फैसला जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। ट्रायल जज की टिप्पणी यहां बहुत कुछ कह जाती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वीआईपी प्रभाव ने इस पूरी जांच को बुरी तरह से दूषित कर दिया है। अदालत का मानना था कि दिल्ली पुलिस ने खुलेआम आरोपी की मदद की और सीबीआई आधिकारिक प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रही, जिसकी वजह से वो अहम डीएनए रिपोर्ट भी कानूनी रूप से अमान्य हो गई। भाग 3, हाई कोर्ट रिवर्सेस द वर्डिक्ट। इस बरी होने के फैसले के बाद जो जन आक्रोश पैदा हुआ वो हमें इस तीसरे भाग तक ले आता है। इस फैसले के बाद पूरे देश में भारी आक्रोश फैल गया। जस्टिस फॉर प्रिया जैसी मुहिम और आम जनता के अपार दबाव के चलते सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ अपील की और फरवरी 2000 में ये कानूनी लड़ाई दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। और आखिरकार साल 2006 में दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के निष्कर्षों को पूरी तरह से पलट दिया। हाईकोर्ट ने उन पिछले निष्कर्षों को विकृत करार दिया और बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि डीएनए और परिस्थितिजन्य सबूत बिना किसी संदेह के संतोष के अपराध को साबित करते हैं। अक्टूबर 2006 में दिल्ली हाईकोर्ट ने संतोष सिंह को धारा 302 और 376 के तहत दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई। इस एक फैसले ने लोगों का न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास कुछ हद तक फिर से बहाल कर दिया था। चलिए अब चौथे भाग पर चलते हैं, द सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस अंतिम कानूनी लड़ाई का क्या परिणाम निकला। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तय करने की चुनौती थी कि क्या ये मामला वाकई दुर्लभ से दुर्लभ यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में आता है जिसके लिए मौत की सजा दी जाए। अदालत ने इसके लिए एक बैलेंस शीट वाला नजरिया अपनाया। एक तरफ अपराध की अत्यधिक क्रूरता, 15 साल का लंबा उत्पीड़न और सत्ता का दुरुपयोग जैसी बातें थीं, तो दूसरी तरफ आरोपी की घटना के वक्त 24 साल की कम उम्र, बरी होने के बाद उसकी शादी, एक छोटी बच्ची का पिता होना और उसमें सुधार की संभावना जैसे नरम पहलू रखे गए।
6 अक्टूबर 2010 सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि तो बरकरार रखी, लेकिन मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। अदालत ने तय किया कि संतुलन थोड़े से अंतर से उन नरम परिस्थितियों के पक्ष में झुक रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रियदर्शिनी के पिता चमनलाल मट्टू पूरी तरह से टूट गए थे। उनका साफ मानना था कि विशेषाधिकार और रसूख के बल पर हुए इस भीषण अपराध के लिए देश की सर्वोच्च अदालत भी पूर्ण न्याय देने में विफल रही है। और अब हम पहुंचते हैं हमारे अंतिम भाग पे, द लेगेसी ऑन स्टॉकिंग लॉज। इस विनाशकारी केस ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भारतीय कानून को कैसे बदल दिया, आइए देखते हैं। आपको बता दें कि सालों तक भारत में स्टॉकिंग यानी किसी का लगातार पीछा करना हिंसा का एक ऐसा रूप था जिस पर कानून में कोई बात ही नहीं होती थी। अक्सर अधिकारी इसे तब तक हानि रहित मानकर नजरअंदाज कर देते थे जब तक कि ये किसी भयानक त्रासदी में ना बदल जाए। लेकिन इस केस ने एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ी। प्रियदर्शिनी की हत्या पर जो आक्रोश उपजा वो 2013 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के लिए एक बहुत बड़ा उत्प्रेरक बना। इस कानून ने पहली बार स्टॉकिंग को कानूनी रूप से मान्यता दी और धारा 354D के तहत इसे बाकायदा एक अपराध के रूप में परिभाषित किया। जैसे ही हम आज के इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हैं, ये सोचने वाली बात है, क्या सत्ता के दुरुपयोग से हुए इतने बड़े अपराध के लिए सिर्फ उम्र कैद की सजा देना सही मायने में कानूनी सुधार और न्याय है, या फिर ये विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को पर्याप्त सजा देने में हमारे सिस्टम की एक बड़ी विफलता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हमारे सामने रहेगा। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।